सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है एंड फॉर्म भरने के दौरान बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। मेरे पास डेली कम से कम 50 से ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, सर यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक हो गई। और हो सकता है कि अगर आपने फॉर्म भर भी दिया हो तो आपसे भी वो कैसी मिस्टेक हो रखी हो। इन मिस्टेक्स को बचाने के लिए हमने डिसाइड किया कि आपके सामने मैं एक फॉर्म ऑनलाइन पूरा अंदर तक भर के दिखाऊंगा कि भैया क्या क्या करना है, कैसे चीज़ें करनी है, ताकि आप वो गलतियां ना करें। और उसी चीज़ के लिए मैंने अपने पीछे ये वेबसाइट खोल रखी है upsconline.gov.in, जहाँ पे आपको वो लिंक मिलेगा जहाँ से आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको आना है और सबसे पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। OTR रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम सेक्शन है, लॉगिन, इंस्ट्रक्शंस, FAQs एटसेट्रा। मेरी सलाह ये है कि भरने से पहले इन इंस्ट्रक्शंस को आप जरूर से भर लें। सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन रजिस्टर ओनली वंस इन OTR। ठीक है, तो आप केवल एक बार OTR भर सकते हैं। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपने गलती की तो उसका खामियाजा आपको आगे आने वाले प्रोसेस में फेस करना पड़ सकता है। OTR इज नॉट एन एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन नहीं है। मतलब अगर आपने OTR भर दिया और उसके बाद फॉर्म नहीं भरा तो इट मीन्स कि आप उस एग्जाम के लिए कंसीडर नहीं होंगे। OTR बेसिकली वो यूपीएससी जो है यहाँ पे वो आपसे आपकी डिटेल्स कलेक्ट कर रहा है कि भैया तुम हो कौन। ठीक है, इसके बाद आपको अलग से जाके जो भी यूपीएससी के एग्जाम्स होंगे उसमें अगर आप कोई भी एग्जाम भर रहे हैं तो आप उसके लिए अलग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑल्दो थ्रू द OTR इटसेल्फ। ठीक है, आपके पास एक ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए। अगर बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि भाई हमने ईमेल आईडी डाल दी और हमें फिर पासवर्ड ही याद नहीं है, तो भैया पहले ये चेक कर लेना कि ईमेल आईडी आपकी सही है कि नहीं, और अगर सही है तो कहीं एक्टिव है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी इवन गूगल, आपने देख रखा होगा कि गूगल जीमेल पे कभी कभी आपकी ईमेल आईडी ब्लॉक हो जाती है और हमें पता चलता है कि हम उसे वापस वही एक्टिव ही नहीं कर पा रहे। मोबाइल नंबर जो आप एटलीस्ट आने वाले टाइम में चेंज नहीं करेंगे वही रखिएगा। उसके अलावा द कैंडिडेट विल हैव टू चेंज हिज पासवर्ड इन OTR। तो आप जब आपके पास जब फॉर्म की डिटेल डाल देंगे तो उसके बाद आपके पास जो पासवर्ड आएगा आप उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको पैसा नहीं लगेगा, ये एक अच्छी बात है। ये पैसा आपसे बाद में वसूला जाएगा। आफ्टर सबमिटिंग ऑल द डिटेल्स इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली अ मैसेज विल बी सेंड टू योर दिस। तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जाएगा, तो ये आपको एक्टिव रखना है। आप मल्टीपल OTR नहीं रजिस्टर कर सकते। ठीक है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, तो ये ध्यान रखना है। तो OTR बहुत ध्यान से भरना है आपको। ठीक है, और करेक्शन है तो आप इस ईमेल आईडी पे डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ भेज सकते हैं। आप में से कई सारे बच्चे पूछते हैं ना, ये देखिए आपके सामने इसका जवाब है। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूछते हैं कि सर मेरी मिस्टेक हो गई OTR में और करेक्शन विंडो भी बंद हो गया, तो हम क्या करें। आप यहां पे अपनी डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ ईमेल कर सकते हैं, उन्होंने आपको बता रखा है, तो फिर आप इतने परेशान क्यों हैं। सीधा सीधा। लेकिन द थिंग इज दैट कि हम अक्सर इन चीजों को पढ़ते नहीं हैं। उसके बाद यहां पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। देन लेट्स गो एंड क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन। तो वहां पे क्लिक करने के बाद अब हम इस फॉर्म में आ गए हैं। यहां पे अगर आप एक नए बच्चे हो तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पिछले साल या उसके पिछले साल OTR ऑलरेडी भर रखा था तो आप ईमेल आईडी और OTP से अपना लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल आईडी से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल के कर सकते हैं, इवन OTR ID डाल के कर सकते हैं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ज़िंदगी में कभी फॉर्म नहीं भरा है तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। नया रजिस्ट्रेशन करते समय आप ये देखिए कि आपको पहले अपना नाम डालना है एज पर क्लास 10th। ये सीधा लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे आधार वाला नाम डाल देते हैं, पैन कार्ड का नाम डाल देते हैं, वो नहीं करना है। जो आपके क्लास 10th में जो मार्कशीट थी उस पर जो आपका नाम लिखा था वही आपको यहाँ पे फिल करना है। नेम एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन। उसके बाद वेरीफाई नेम, घुमा फिरा के जो यहाँ पे एंट्री की वही एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद हैव यू एवर चेंज नेम, यस नो। यहां पे एक बात आपको समझना है कि ये नाम चेंज करने की कब की बात कर रहा है। सपोज आपके क्लास 2 में था, आपका नाम चेंज हुआ था, तो क्या आपको वो नाम यहां पे मेंशन करना है कि हैव यू एवर चेंज नेम? नो। 10th में जो आपका नाम फाइनलाइज हुआ उस नाम के बाद कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, थ्रू द गैजेट ऑफ इंडिया वो अपना नाम चेंज करते हैं।
तो उस केस में किसी ने अपना सरनेम लगाया या कुछ लगाया, इन दैट केस ही आपको ये ऑप्शन यस सेलेक्ट करना है और अपना चेंज नेम लिखना है। 10th से पहले अगर 9th क्लास में आपका छंगूमल नाम था और 10th क्लास में आपने मार्कशीट में मेंशन करवा लिया था, फाइनली जो आपका रिजल्ट निकल के आया छंगीलाल निकल के आ गया, छंगूलाल से छंगीलाल कर लिया, तो आपको छंगीलाल ही लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अदरवाइज इसमें इतना पचड़े में नहीं पड़ना है, सीधे आपको नो करना है। जेंडर, ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी रिस्पेक्ट दी है और ये तीसरा जेंडर भी इन्होंने इंक्लूड किया है। इंक्लूसिव पॉलिसीज की तरफ हमारी गवर्नमेंट बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। देन यू हैव टू वेरीफाई जेंडर, ताकि आप वो गलती ना करें, ठीक है। देन आपकी डेट ऑफ बर्थ, यू हैव टू वेरीफाई द डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ कौन सी होनी चाहिए? अगेन आपकी जो 10th की मार्कशीट में लिखी होगी, बिकॉज दैट इज कंसिडर अ वैलिड डॉक्यूमेंट। आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कहीं बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ वैसा मिला हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी है, 10th वाली ही डालनी है, ठीक है। सीधा सीधा लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद पापा का नाम, यहाँ पे श्री, मिस्टर, डॉक्टर, ये सारी चीजें नहीं लिखनी है। जितना भी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत अच्छी बात है, बट सिंपल आपको यहाँ पे वो सारी चीज हटा के आपको लिखना है फादर्स नेम एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। यानी कि 10th में जो स्पेलिंग जैसे कुछ लिखा हो वही यहाँ पे आपको लिखनी है। सेम अप्लाइज टू मदर, ठीक है, जो आपके रिकॉर्ड में होगी। मदर्स नेम, वेरीफाई मदर्स नेम, यहाँ पे श्रीमती, मिसेज, ये सब नहीं लिखना है, और 10th वाले में जो भी लिखा होता है वो आपको लिखना है। फिर माइनॉरिटी स्टेटस की बात आती है। अगर आप एक माइनॉरिटी हैं तो आप यस क्लिक करेंगे, तो उसके चलते आपका माइनॉरिटी आपका ऑप्शन आएगा। ये 6 माइनॉरिटीज दी हुई हैं, अगर इसमें से कोई हैं आप तो आप ये डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका मोबाइल नंबर जो कि OTR के लिए यूज होगा, जिसपे आपका जो OTP है वो आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट अगर मन करे तो दे देना। ईमेल आईडी जो एक्टिव हो, जो यूज कर सको। कभी कभी ना मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आता तो फिर मैसेज नहीं आ पाता, तो आपकी ईमेल आईडी पे जरूर आ जाता है। तो मोबाइल नंबर जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालना है, इसको यूज करने से पहले, यहाँ पे भरने से पहले ये चेक कर लेना कि वो एक्टिव है कि नहीं। देन अल्टरनेट ईमेल आईडी, क्लास 10th एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा सा बैंकिंग वाला फीचर डाल दिया है इन्होंने, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत हो तो काम आ सके, ठीक है। सिक्योरिटी आंसर, सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, चाइल्डहुड नेम क्या है, ये सारी चीज़ें बैंक से घुमा फिरा के उठाई गई जैसी लगती हैं। एंड देन आपको ये कैप्चा भरना है, ठीक है। इसको भरने के बाद आप यहाँ पे ये सबमिट कर देंगे। सो डिटेल्स डालने के बाद इस तरह से आपके पास आ जाएगा ऑप्शन वेरीफाई OTP डिटेल्स। आपके पास एक OTP आएगा मोबाइल पे, एक OTP आएगा ईमेल आईडी पे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो भी नंबर आप यूज कर रहे हैं या ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं वो एक्टिव नंबर होना चाहिए। तो आप अपना मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा उसे डाल दें, ताकि वो वेरीफाई कर सके भैया वो मोबाइल आपके पास है और एक्टिव है। दूसरा, आपके ईमेल आईडी पे जो आएगा आप इस पे OTP डाल दें। तो जब आप इसे वेरीफाई OTP क्लिक करेंगे और 5 मिनट के अंदर ही आपको वो वेरीफाई करना है, बिकॉज इट इज़ वैलिड फॉर 5 मिनट्स ओनली। नहीं आया तो आप इसे रीसेंड कर सकते हैं, लेकिन रीसेंड करने से पहले एक 25-30 सेकंड रुक जाना आप, ठीक है। एंड उसके बाद इस तरह से आपकी डिटेल्स, आपका एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, सबमिटेड सक्सेसफुली। आपकी OTR ID, नेम, हैव यू एवर चेंज नेम, जेंडर, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। यहाँ पे ये प्रिंट का ऑप्शन होगा, इसके थ्रू आप इसका एक PDF जरूर सेव कर लेना। दिस इज स्ट्रांगली एडवाइजेबल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से सेव कर लें। अब आगे बढ़ते, तो जब आपका OTR रजिस्टर हो गया, अब आपको वापस यहाँ पे आना है। ये OTR वाला पेज है। सिंस अब आप नया रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे, ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या फिर OTR ID डालते हैं। उसके बाद आपके OTP जो आपके पास आता है या फिर जो पासवर्ड आया है, उस पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये हमने पहले से डिटेल्स डाल रखी हैं। एंड इसके बाद हम लॉगिन करेंगे। तो जब आप पहला लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आएगी, जहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि भैया जो तुमने OTR भर रखा है आप इसे चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक टू चेंज जेंडर, माइनॉरिटी स्टेटस आप अपना चेंज कर सकते हैं। नाम अगर आप चेंज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो आपने अपना डिटेल्स चेक कर लेनी है।
और उसके बाद अपना एक पासवर्ड यहाँ पे न्यू पासवर्ड ये डाल लें और उसके बाद आप सबमिट कर दें और अपनी डिटेल्स जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा इन द केस आपने मिस्टेक की है तो बाद में जब करेक्शन विंडो खोलेगी तो वहाँ पे आपको उसे करेक्ट करना है। पासवर्ड चेंज करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आएगी जिसमें आपकी ये डिटेल्स देख सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड साइन अपलोड, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन और इन सारी चीज़ों के बारे में आएगा। ये डिटेल्स हमने छुपा दी हैं जिन कैंडिडेट्स का फॉर्म भरा जा रहा है। एंड इसको बाद जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अलग अलग डिटेल्स दिखेंगे जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब उसके बाद आप जब ऊपर आएंगे तो ये सारी डिटेल्स आपसे ये पूछेंगे। तो सपोज़ कि भाई आप इंडिया के सिटीजन हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग आप कहाँ से हैं ये चीज़ पूछ रहा है। तो मैंने सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, ये आपको देखना है लेकिन आप कहाँ के बिलोंग करते हैं। तो अभी जिस बच्चे का फॉर्म भरा जा रहा है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, मदर टंग उनकी हिंदी है, आपके कुछ और भी हो सकती है तो ये चीज़ ध्यान रखें। यहाँ पे आप हिंदी सेलेक्ट कर लें या दूसरी लैंग्वेज जिसमें जो आपकी मदर टंग है। मैरिटल स्टेटस ये अनमैरिड हैं तो हमने अनमैरिड भर लिया। बर्थ ऑफ प्लेस इनका इंडिया है तो उन्होंने इंडिया भर लिया। अब इसके बाद आपसे ये पोस्ट ऑफिस पूछेगा तो इसमें पोस्ट ऑफिस की डिटेल्स लेट्स से अभी मैं जो बस बताने के लिए इसे XYZ डाल दे रहा हूँ। आप ये पोस्ट ऑफिस की जो डिटेल्स हैं इसकी सबसे अच्छी डिटेल्स आपको आपके पेरेंट्स से मिल जाएगी, क्योंकि क्या होता है हम कई बार कंफ्यूज करते हैं, हम जहाँ पे रह रहे होते हैं हम कंफ्यूजन में पोस्ट ऑफिस कुछ का कुछ डाल देते हैं। तो ये यहाँ पे गलती ना करें, पेरेंट्स से पूछ लें। तो मैं सपोज XYZ ऐसे डाल दे रहा हूँ फिलहाल आपको दिखाने के लिए। एंड स्टेट मान लीजिए कि मैं चंडीगढ़ डाल दे रहा हूँ, स्टेट यूटी, डिस्ट्रिक्ट नेम मैं चंडीगढ़ डाल दे रहा हूँ और पिन कोड मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ फिलहाल, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद मैंने कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेना है, लेट्स से OBC। उसके बाद अगर आप क्रीमी लेयर के हैं कि नहीं है, तो अगर नहीं है तो आप नो डाल देंगे, अगर आप यस हैं तो आपसे ये टिक करवाएंगे और इसके बाद आपकी कम्युनिटी का नाम और ये सेंट्रल लिस्ट का पूछेंगे कि भैया आप किस जो भी लिस्ट है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सीरियल नंबर क्या है, ये चीज़ आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो हम लेट्स से कि हम क्रीमी लेयर को बिलोंग नहीं करते हैं। सर्टिफिकेट नंबर हमने कुछ ऐसे ही डाल दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और हमने जो भी डेजिग्नेशन अथॉरिटी हमने डिप्टी कलेक्टर डाल दिया, दिल्ली दमन एंड दीव डाल दिया। ये अभी डिटेल करेक्ट नहीं है तो हम डाल दे रहे हैं बस। उसके बाद सीरियल नंबर हमने डाल दिया लेट्स से कि 12 और उसके बाद हमने कम्युनिटी डाल दिया लेट्स से कि YBHYU। उसके बाद हमने ये नो सेलेक्ट कर लिया कि आप कैंडिडेट हैं कि नहीं है, PWD कैंडिडेट। फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे आपसे ये पूछेंगे, ये इन सारे आइडेंटिटी कार्ड। स्कूल ID कार्ड नहीं भरना है फिलहाल आपको, क्योंकि ये इन्होंने सीधा सीधा लिख रखा है स्कूल ID कार्ड इज़ ओनली फॉर NDN, क्योंकि 12th के बाद का एग्जाम है तो उनके केस में तो स्कूल ID कार्ड चल जाती है, आपके केस में नहीं चलेगी। तो आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ये सारी चीज़ें भर सकते हैं। लेट्स से कि हमने आधार भर दिया तो आपको कंसेंट ऑफ आधार भी देना है कि ताकि वो वेरीफाई कर सके वेबसाइट से। यस, देन आपका आधार नंबर जो भी होगा ये आप डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 लेट्स से। उसके बाद ये नो सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप ये वाले कैंडिडेट नहीं हैं। एंड ये फिर एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जॉब के असेसमेंट के लिए देनी है कि नहीं देनी है। ये किसके लिए है बेसिकली, ये उनके लिए है जिन लोगों का इंटरव्यू के लिए कॉल आता है लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो 2,500 से 3,000 बच्चे होते हैं हर साल जिनका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, लेकिन सेलेक्ट कितने होंगे, सेलेक्ट तो 1000 ही होंगे। तो बाकी बच्चों का क्या होगा, बाकी बच्चों को दोबारा तैयारी करनी पड़ती है। बट एक बात ये भी है कि उनका लोहा मान लिया जाता है कि ये लोग इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। इसी चीज़ के लिए चूँकि ऑलरेडी उन्होंने इतना बड़े एग्जाम का जो क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो उसको रिस्पेक्ट रखने के लिए क्या किया इन्होंने कि भाई उनमें टैलेंट तो है, तो उनका जो डिटेल्स हैं वो दूसरी कंपनी जो के साथ वो डिटेल्स शेयर करेंगे ताकि वो लोग आपसे कांटेक्ट कर सके कि अगर आपको इन द केस जॉब करनी है तो आप कर सकते हो। तो मेरी सलाह तो यही है कि आप इसे यस ही रखिएगा एंड देन आई हियर बाय डिक्लेयर एंड उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। उसके बाद जब आप वो डिटेल्स भर देंगे, सबमिट करेंगे, तो फिर एड्रेस इन्फॉर्मेशन के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि आप अलग अलग स्टेज पे, कोई स्टेज पहले भर सकते हैं, कोई बाद में भर सकते हैं। सीक्वेंस वाइज भरना थोड़ा सा एडवाइजेबल रहता है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। तो हम सेकंड इस पे आ जाते हैं, एड्रेस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए उन्होंने करेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दे रखा है। तो यहाँ पे ये डिटेल्स आपको डालनी है, लाइक लेट्स से कि आपका हाउस नंबर कुछ भी है
123 एंड पोस्ट ऑफिस लेट्स से कि XYZ, सिटी आपकी CVTY, स्टेट आपका लाइक लेट्स से कि अगर उत्तर प्रदेश है, मैं अभी ये पूरी डिटेल सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि ताकि उनके हम सही डिटेल्स भी डाल सकें। डिस्ट्रिक्ट आपकी लेट्स से कि जैसे मैं सोनभद्र से हूँ तो मैंने अपना सोनभद्र डाल दिया, ठीक है। पिन कोड लेट्स से कि 231225 एंड एरिया कोड, फ़ोन नंबर हमने डाल दिया, ठीक है। ये डिटेल्स मैं अभी कंप्लीट डन सेव नहीं करूँगा ताकि एडिटिंग की ज़रूरत ना पड़े। बट यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको डालना है। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब क्या कि यूपीएससी आपसे अगर करेस्पॉन्ड करना चाहता है तो कहाँ पे करेस्पॉन्ड करे। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे ग्लिच है। लोग क्या करते हैं, परमानेंट एड्रेस एंड करेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग भरते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसी को आप करेस्पॉन्डेंस के लिए रखिए। वैसे भी यूपीएससी आपसे कोई करेस्पॉन्ड करने नहीं जा रहा, आपको कोई एडमिट कार्ड तो भेज नहीं रहा, सब कुछ ऑनलाइन है, आपको डाउनलोड करके वो करना है। तो सीधा सीधा परमानेंट एड्रेस ही सेम रखिए कि भाई यहाँ पे सब कुछ आएगा, कभी भविष्य में जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा सब यहीं से होगा। अदरवाइज वो आपके लिए अलग तरीके की दिक्कतें, कभी भविष्य में भाई करेस्पॉन्डेंस के लिए कभी कहीं लेटर जा रहा हो, परमानेंट एड्रेस कहीं और है, तो वो चीज़ मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा। आप अपना परमानेंट एड्रेस को ही अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस रखेंगे तो आपको फॉर्म में ना, मतलब जो जबरदस्ती की दिक्कतें हैं उससे आप बच जाएंगे। अब उसके बाद जब आपने एड्रेस डाल लिया है तो आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। उस चीज़ को लिए आप सबसे पहले इनके डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए कि कौन सी फ़ोटो एक्सेप्टेबल है, कौन सी फ़ोटो अनएक्सेप्टेबल है। स्कैन फ़ोटो आपको JPG फॉर्मेट में ही रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। फ़ोटो का डायमेंशन है ये आपको 550 पिक्सल्स इंटू 550 पिक्सल कम से कम होना चाहिए एंड इतना मैक्सिमम होना चाहिए। और जो डिजिटल साइज ऑफ फाइल है वो 20 KB से बड़ा और 300 KB से छोटा होना चाहिए। सेम तरीके से आपके सिग्नेचर के लिए इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाएं, आपकी जो फोटो एक्सेप्टेबल फोटो कौन सी होगी वो यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये इन्होंने दे रखा है कि किस तरीके की फोटो इज द एक्सेप्टेबल फोटो। 3/4 जो स्पेस है ये आपका फेस कवर करता है लगभग। उसके नीचे आपका क्या नाम है, आप नेम लिख के अपना नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपना सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चों ने खाली नाम लिख के डाल रखा है, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो सही है। फोटोग्राफ डेट जो है भी है, जिस डेट को ये क्लिक की गई थी। अब उसमें जो 10 दिन वाला कंडीशन है कि जो ये फॉर्म आया है इससे 10 दिन पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं करना कि 2 महीने पुरानी फोटो लगा देना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके की नहीं भैया इतना बड़ा फाइल का साइज और आपकी फ़ोटो कहीं पे ऐसे छुपी हुई है तो ये 3/4 साइज नहीं कवर कर रहा है, इसीलिए वो मेंशन कर रखा है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं इसको लेके। अब जैसे मैंने अगर फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, ठीक है, अच्छा सोलोमन भाई खुल गए, तो इस टाइप से लाइक आप इस टाइप की फ़ोटो मत डाल देना। एक चीज़ अच्छा यहाँ पे मैं और बता दूँ, कई लोगों का हैबिट होता है जब फ़ोटो डालते हैं ना तो एकदम स्टाइल में ये वो करके डाल देते, तो वो फ़ोटो बहुत बुरा इंप्रेशन क्रिएट करती है। रिजेक्ट हो ना हो लेकिन एग्जामिनर आपको छोड़ेगा नहीं फिर, ये भी ध्यान रखें। नॉर्मल फ़ोटो डालिए और एक अच्छे ड्रेस में अगर आप फोटो डालते तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सेम फोटो आपकी कब कब यूज होने वाली है, आपकी इंटरव्यू में भी वही फोटो यूज होगी। अब आपने फोटो ऐसे ही डाल दी जैसे सो के आए हैं एकदम क्या कहते हैं जम्हाई लेते हुए, और एकदम बाल बिखरे पड़े हैं, यहाँ पे गंदा सा क्या कहते हैं हल्दी गिरा हुआ है, इधर से ये हो रखा है, और कुछ लोग है कि भैया क्या कहते हैं उधर पीछे दम गंदगी दिख रही है, वो सब मत करना यार, वो आपका इम्पैक्ट डालेगा। सीधी सी बात है, इंटरव्यू वाले स्टेज में वही फोटो तो आपकी रहेगी ना, फोटो तो चेंज होगी नहीं। तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए एक अच्छी फोटो पहले ही रख लो, तो इससे क्या होगा आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, बस इतना सा है, उसके पीछे लॉजिक ये है, ठीक है। अब ये इस टाइप की फोटो मत डाल लेना, एक सही फोटो डाल लेना। इसके बाद फिर आते हैं, जब आप इसे डाल देंगे तो उसके बाद सिग्नेचर के लिए आएगा। सेम यहाँ पे इसकी डिटेल्स लिख रखी हैं कि किस तरीके इसकी आप सिग्नेचर डाल सकते हैं। सिंपल है ये साइज, यहाँ पे आपने अपना ऐसे सिग्नेचर डाल दो, चाहे ऐसे डाल दो, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये सिग्नेचर दिख नहीं रही है ठीक से, इसलिए ये कैंसल्ड है। ये सिग्नेचर दिख रहा है तो आप जो डाल रहे हैं उसके बाद आपको उसका प्रीव्यू भी दिखाता है, तो वो देख लेना कि आप सही डाले हो कि गलत डाले हो। और आपकी जो इमेज है वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। डायमेंशन 350 पिक्सल से 350 50 पिक्सल और 500 पिक्सल से 500 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए।
तो ये ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, यहां पे गलती से भी गलती ना करें। ये यहाँ पे आ गया है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको 10th या इक्विवेलेंट ये ऑलरेडी डला हुआ है, ऑलरेडी फिल्ड है। उसके बाद आपसे परसेंटेज पूछेगा, 94% है जैसे किसी बच्चे का तो 94 डाल देगा, जो भी है परसेंटेज। ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट्स एज पर सिलेबस डाल सकते हैं, बट मेरा एडवाइस आपको ये है कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे उसमें मेंशन है, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ें आप डाल दें। उसके बाद किस कॉलेज से हैं, स्कूल से हैं, इंस्टीट्यूशन से, ये डाल दें। ये किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है? 10th के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपना कॉलेज मत डालने लगना, आप अपना स्कूल डालना फिलहाल। उसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो बोर्ड जनरली सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या जो भी बोर्ड से आप डाल दीजिएगा। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्लास, डिवीजन, ग्रेड। तो ये देखिए इस फॉर्मेट में आपको फिल करना है कि कौन लाइक आपकी कौन सी डिवीजन से आप पास हुए। लाइक फर्स्ट, इसको आप खाली 1 लिखेंगे ना तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब आप सेव करने जाएंगे तो सेव नहीं करेगा। अगर फर्स्ट डिवीजन है तो 1 ST इस तरह से लिखना है, इन्होंने लिख रखा है, या फिर 2 और 3rd। तो ये फॉर्मेट है, ये कंफ्यूज ना करें। उसके बाद जब आप 10th की डिटेल्स डाल देंगे तो आपसे ये 12वीं का डिटेल पूछेंगे, 12th और इक्विवेलेंट स्टेटस। तो अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है आप कंप्लीट तो कर ही रखे होंगे, तो आपसे ये चीज़ पूछेगा। फिर आपको 12th कंप्लीटेड, एग्जामिनेशन पास, 12th और इक्विवेलेंट। फिर अगेन सेम चीज़, आपकी जो भी डिटेल्स हैं, लाइक आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं तो लेट्स से कि हमने फर्स्ट डाल दिया, और उसके बाद आपके क्या परसेंटेज थे, तो परसेंटेज लेट्स से कि आप 88% लाए थे। ईयर ऑफ पासिंग आपका लाइक लेट्स से कि 2015 था, और सब्जेक्ट्स एज पर जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे वो मेंशन करना है, स्कूल एंड बोर्ड। उसको आप फिर सेव करेंगे तो ये ग्रेजुएशन वाले टैब पे चला जाएगा। इसके बाद ये ग्रेजुएशन का ऑप्शन आ जाएगा, ग्रेजुएशन स्टेटस कंप्लीटेड या अपियरिंग। अगर आप फाइनल ईयर में तो आप अपियरिंग डालेंगे, ठीक है, और अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप इसे कंप्लीटेड डालेंगे। 10th और 12th वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप अपियरिंग होते तो आप यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर रहे होते, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल, अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूछ रखा है, तो स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल आपकी जो भी मेडिकल, इंजीनियरिंग वगैरह जो भी है आप डाल सकते हैं। लेट्स से कि इंजीनियरिंग है, ग्रेजुएशन डिग्री आपकी जो है बीटेक है, तो आपने बीटेक या बीई सिमिलर सेम ही माना जाता है, तो आप बीई कर सकते हैं, ठीक है। बीटेक दिया है कि नहीं? हाँ, बीटेक दिया है। क्लास डिवीजन लेट्स से कि आप फर्स्ट से पास हुए हैं, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट डाल दिया। परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेट्स से कि आपके 68% हैं, आपने ये डाल दिया। ईयर ऑफ पासिंग लेट्स से कि आप 2021 में पास आउट हुए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है, सब्जेक्ट जो लोग ग्रेजुएशन करके निकले हैं, जैसे बीटेक वगैरह कर कई सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं डाल सकते, क्योंकि एक एक सेमेस्टर के सब्जेक्ट डालने लगेंगे तो क्या ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरी जो एडवाइस है वो आप ये डाल सकते हैं आराम से, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। एज पर सिलेबस, मैं यही डाला करता था एक्चुअली, ऑफ एज पर द सिलेबस ऑफ, जो भी आप जिस भी डिग्री से सब्जेक्ट कर रहे हैं तो वो एज पर द सिलेबस ऑफ दैट थिंग, ठीक है, एज पर द सिलेबस ऑफ CSE इन दिस यूनिवर्सिटी। तो इस टाइप से मैंने डालता था, तो आप यहाँ पे एज पर द सिलेबस ऑफ दिस डाल सकते हैं। सब्जेक्ट्स भी 2-3 हो तो हम डाल भी दें, सारे 40 सब्जेक्ट थोड़ी डाल दोगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। नेम ऑफ कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ बोर्ड, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर, इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, तीनों ऑप्शन है। जैसे लाइक कई लोग को डिग्री नहीं मिल रखी तो अपना रोल नंबर यूज कर सकते हैं। डेट ऑफ इश्यू क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछा है, डू यू हैव बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हाई क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन। अपनी किस्मत इतनी अच्छी थी नहीं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन से कुछ कर पाए, बट अगर आपकी है तो आप इसे यस डाल के उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन, तो इसमें आप कितने अगर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो डिटेल्स भर लीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये टिक ऑलरेडी आ चुका है, अदरवाइज आप यहीं पे रुक के अगले उस पर डॉक्यूमेंट अपलोड पे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड अकेले आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में जाएंगे तो सबसे पहले आपसे ये 10th पास की जो भी सर्टिफिकेट है वो मांग रहा है, द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, वो आपको अपलोड कर देनी है, ठीक है।
उसके बाद फिर आपसे ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट, जो बच्चे फाइनल डिग्री ईयर में हैं या फिर डिग्री पास कर गए हैं उनको डिग्री नहीं मिली है तो प्रोविजनल डिग्री आप लेके वो उसका नंबर डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर सपोज वो भी नहीं है तो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसकी डिटेल्स डाल देना। अगर मिल जाता है तो बेटर है, बट अदरवाइज नहीं मिले तो तब तक ये काम आप कर सकते हैं। सेलेक्टेड फोटो आईडी प्रूफ, यहाँ पे आप जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह भर रहे हैं उसकी फोटो आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे डाल देनी है। सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम टू बिलोंग टू SC ST OBC EWS, तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट आपको डाल देना है जो भी आपका सर्टिफिकेट है और आप वो जो रिजर्वेशन है वो आप क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद अंडरटेकिंग, ये अंडरटेकिंग के लिए उन्होंने ये लिंक दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो परफॉर्मर खुल जाएगा, उस पर आपको साइन करके डाल देना है। जैसे अगर मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरह से ये खुल गया, तो इसको भरना है, साइन करके डाल देना है। ठीक है, तो ये आप अंडरटेकिंग देते हैं, बोलते हैं भैया कि हम सब कुछ पढ़ लिए हैं, हम ये नहीं करते, और अगर कुछ ऐसा तुम्हारे सामने आया कि हम ऐसा बिलोंग नहीं करते हैं तो तुम भैया जो मन में आया कर सकते हो। ये बेसिकली ये बताता है। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम फॉर एज रिलैक्सेशन, देखो OBC या फिर SC होगा में ऑलरेडी आप जब कास्ट सर्टिफिकेट दे चुके हैं इट मीन्स कि यू आर एलिजिबल फॉर द एज रिलैक्सेशन। बट हाँ, दूसरी जगह पे आपको कुछ जगह पे ज़रूरत पड़ सकती है तो वो फॉर्म जो भी है वो आप डाल सकते हो। बाकी इन बच्चों को जहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं आपके अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रियायतें मिलती हैं उसके लिए, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है कि आप यहाँ के हैं, डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा। अचीवमेंट, अब आप यहाँ पे कोई अचीवमेंट लिख रहे हैं, अचीवमेंट प्राइजेस मेडल्स एंड अदर्स, ये देखिएगा यही बोला है अचीवमेंट्स अवार्ड्स प्राइजेस अदर्स, तो उसका आपको डॉक्यूमेंट भी मांग रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई अचीवमेंट क्लेम कर रहे हैं, ये देखिएगा अभी आपके सामने खुल जाएगा, खुल जा सिम सिम। ठीक है, हाँ ये खुल गया। तो ये जो आप डिटेल्स डालने होंगे ना, अब ऐसे ही नहीं कुछ भी डाल दोगे, उसके लिए वो मांग रहे हैं आपसे कि भैया तुमने जो अचीवमेंट है इसके लिए तुम्हारे पास कोई कुछ है भी कि नहीं। ठीक है, बट ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अलग से, तो उससे रिलेटेड ही है ये डॉक्यूमेंट अपलोड। तो ये भर लेंगे, उसके बाद आपका पेरेंटल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद पेरेंटल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आपकी मांगेगा। फादर का नाम ऑलरेडी मेंशन होगा जो आपने अपने OTR में भरा था। फिर नेशनलिटी ऑफ फादर, आप नेशनलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। फादर्स ऑक्यूपेशन, उनका प्रोफेशन क्या है। एड्रेस, अब देखो यहाँ पे अगेन करस्पॉन्डेंस और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सेम रखना है इसको, अदरवाइज फिर वही 10 ठो डिटेल्स देंगे आप और 10 ठो डिटेल्स में आप परेशान होते रहेंगे। अपना एड्रेस, पापा का एड्रेस सेम ही होता है जनरली। ठीक है, हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड एटसेट्रा ये सब डालनी है। एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, एनुअल इनकम ऑफ योर फादर अगर नहीं है तो 0, अदरवाइज अगर है तो जो भी एज पर दी ITR है वो आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है, इन द केस वो ITR फाइल करते हैं। अदरवाइज जो भी आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल डालते हैं। स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, ठीक है, तो ये आपके पापा ही आपको बेहतर बता पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, ये करके आप सेव कर देंगे। जब आप फादर्स डिटेल भर लेंगे तो आपसे आपकी मदर की डिटेल पूछेगा, नेशनलिटी ऑफ मदर, मदर का क्या प्रोफेशन है, जो घर का एड्रेस है, एनुअल इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली जो फादर की डिटेल पूछा है वही मदर की पूछा है, तो वो डिटेल्स आप इसमें डाल देंगे और जब आप इसे टिक करेंगे तो आपको वहाँ पे टिक हो जाएगा। ठीक है, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन के बाद ही आपसे पूछेगा कि क्या UPSC ने आपको एग्जाम से डिबार किया था कभी, तो जनरली नहीं किया होता है तो आप नो भरते हैं, अदरवाइज आप यस भर सकते हैं। फिर उसकी डिटेल्स भी पूछेगा, इन द केस आपने यस भरा तो बोलेगा कि काहे आपने डिबार हुए थे तो आप इसे नो कर दीजिए फिलहाल। हैव यू एवर अपीयर्ड इन एनी UPSC एग्जामिनेशन, अगर आपने पहले प्रीलिम्स दे रखा है, CDS दे रखा है या कोई और एग्जाम दे रखा है जो UPSC कंडक्ट कराता है तो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी, यस। अब लेट से कि आपने प्रीलिम्स दे रखा है UPSC प्रीलिम्स, तो ये आपसे आपने 2 बार अगर दे रखा है तो 2 बार, और सपोज कि आपने लेट से कि 2023 और 24 में दे रखा है तो इस तरह से डाल देंगे 2023। मेरे को रोल नंबर याद नहीं है तो मैं क्या करूं, ये सीधा सीधा लिखा है, द कैंडिडेट हु आर नॉट इन पोजीशन ऑफ देयर रोल नंबर्स फॉर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन एडवाइज टू फिल 0000000, 7 बार 0 यहाँ पे आपको सिंपली भर देना है, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से यहाँ पे 2023 के बाद आपने यहाँ पे सपोज 2024 डाल दिया,
2024 और यहाँ पे आपने रोल नंबर डाल दिया 0000000। ये करके आप इसे सेव कर देंगे। ठीक है, तो हमने जैसे इसे सेव कर दिया। अब इसके बाद फिर इसमें आएगा कि और किसी एग्जाम में वो किए हुए हैं, सपोज आपने यस कर लिया, ओके, तो आपने एक बार इसमें डाल देंगे तो उसके बाद तो आपसे कुछ मांग ही नहीं रहा है, तो बात ही खत्म हो गई। नहीं, यहाँ पे ऐड मोर का ऑप्शन आया है। ठीक है, अब सपोज आपने लेट से कि CDS दे रखा है, कितनी बार अपीयर हुए हैं, 6 बार अपीयर हुए हैं। ठीक है, करेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे एक्शन आ रहा है, यहाँ पे कि सपोज आपसे गलती हो गई है तो आप इसे इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे तो करेक्शन तुरंत अलाउड कर दे रहे हैं वो। उसके बाद अगर आपने लाइक CDS के एग्जामिनेशन है, आ गया ये CDS ये रहा। ठीक है, तो आप इसमें डाल देंगे कि कितनी बार आप इसमें पेयर हुए हैं, लाइक 9 बार हुए हैं तो सारा ईयर पूछेगा, तो वो डाल देना है। रोल नंबर सबको याद नहीं होता, जनरली ईयर याद रहता है, तो आप अगर ईयर ही याद है तो आप ईयर डाल के रोल नंबर डाल दे, रोल नंबर में 000 डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। हैव यू एवर बीन एलोकेटेड अ सर्विस, यस नो, अगर आपको सर्विस मिली है तो आप यस भरेंगे, तो उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछेंगे। अगर नहीं मिली है तो फिर आप नो भर देंगे। ठीक है, और इसको भरने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद UPSC एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन के बाद आप अचीवमेंट, प्राइस, मेडल्स एंड अदर्स पे आएंगे। अब यहाँ पे जो भी आपने अचीवमेंट्स हैं ये भर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये आप भविष्य में भी अपडेट कर पाएंगे। जैसे सपोज कि आप बाद में से थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, जब आपसे डैप वगैरह भरवाया जाएगा तो इसे अपडेट करने का ऑप्शन होगा, ये ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है। ठीक है, अब आपको जो भी डिटेल्स भरनी है इट शुड बी एज पर दी बेसिस ऑफ, अब ये देखो यार कौन बनाता है फॉर्म, पार्टिकुलर सेट यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग भी गलत है और फिर हमारे नंबर काट लेते हैं, क्या ही करें। ठीक है, पार्टिकुलर सेट द यूनिवर्सिटी, स्टेट, नेशनल लेवल, इसमें भरना है आपको डिटेल्स। यहाँ पे वैसे डिटेल्स भरते समय मेरा आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आप बहुत ही सोच समझ के भरें और वो डिटेल्स भरें जो आप एक्चुअली जस्टिफाई कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि हम कुछ भी डाल देते हैं कई बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उस पर जितना बार आप डाल लेना उतनी बार उसमें सवाल बनने के चांसेस होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, उतने भिन्न भिन्न भांति के सवाल बनेंगे, तो उसी हिसाब से आप सही डिटेल्स डालें, लेकिन वो डिटेल्स डालें जिससे इम्पैक्ट पड़े, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप कहाँ की, यूनिवर्सिटी, स्टेट या नेशनल लेवल पे। फिर स्पोर्ट्स एनसीसी वगैरह में अगर आपके कुछ अचीवमेंट्स हैं तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल, तो अगर आप यू हैव बीन हेड बॉय, हेड गर्ल, ये वो, तो ये चीज़ें भी आप डाल सकते हैं कि आपने स्पेशल वहाँ पे क्या किया। तो उसके लिए ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि स्कूल की डिटेल्स सर डाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा लिख रखा है कि बचपन से अपन एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये कुछ भी मत डाल देना कि हम 10 ठो डाल दिए, भाई 2 4 जो भी आपको मोस्ट इफेक्टिव लगता है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। आप एक बात ध्यान रखना, जितनी डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे उतनी डिटेल, उतने सवाल वो आपके उस पर बनेंगे। तो जो भी डिटेल्स आप भर रहे हैं उसको अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तो उस डिटेल्स के लिए डाल के अपने लिए आगे की दिक्कत पैदा ना करें। दूसरी बात, हॉबीज़ में जो डालना है उसके लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बट जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था जब हम फॉर्म अपलोड कर रहे थे, तो इनके लिए इन्होंने सर्टिफिकेट मांग रखा है, तो उसके हिसाब से ही आप ये चीज़ भरें। ठीक है, अगर आपकी फैमिली के पास ये एसेट्स हैं तो आप इनको बता दीजिए। अच्छा, इसमें देखिए इसके बाद ना एक लैंग्वेज, ये नया सेक्शन इन्होंने इंक्लूड किया कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेज आती हैं। तो इसमें ऑप्शन है रीड ओनली, स्पीक ओनली, रीड स्पीक, रीड राइट स्पीक। तो अगर कोई लैंग्वेज आप केवल पढ़ सकते हैं तो आपको वो डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, अगर कोई एग्जामिनेशन पास किया है। अच्छा, यहाँ पे वही भरना डिटेल जिसका आपने एग्जामिनेशन पास कर रखा है। अब सपोज कि आपको उर्दू आती है और आपने उसका कोई एग्जामिनेशन नहीं पास कर रखा, तो यहाँ पे ये जब भी आप भरने जाओगे ना तो आपसे बोलेगा भैया आपने कौन सा एग्जामिनेशन इसका पास किया है। इट मीन्स कि आपके कहीं पे वो मेंशनड हो, लाइक आपने तभी आप इसको डालना है, अदरवाइज आपको नहीं डालना है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे, भाई हम सब पंजाबी जानते हैं, हमने कोई इसका एग्जामिनेशन तो पास किया नहीं तो क्या करेंगे, तो ये दिक्कत है इस फॉर्म में। तो लाइक लेट से कि अगर मैं हिंदी जानता हूँ और मैंने 10th पास कर रखा है, मैंने CBSE से पढ़ रखा है, तो मैंने CBSE डाल दिया। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया, तो आप देखिए ये तीनों खाने रह गए। अगर मेरे को सिर्फ पढ़ने आता है, लेट से कि
पंजाबी मेरे को सिर्फ पढ़ने आता है और मैं चाहता हूँ उसको ऐड करना, तो ये ऐड नहीं करेगा, बोलेगा एग्जामिनेशन पास इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपने उससे रिलेटेड कोई एग्जामिनेशन पास किया तभी आपको भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है, ठीक है। और ये ऑप्शनल सेक्शन है, आप इसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। ये मैंने देखे डिलीट कर दिया, तो इसको ये मैंडेटरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। और उसके बाद आपका आता है फिर ओबीसी एनेक्स्चर। उसके बाद फिर आप ओबीसी एनेक्स्चर पे जाएंगे, तो ये बेसिकली आपको इसमें टिक करना है, ये पढ़ लेना है इसको, क्योंकि अक्सर इसके चलते दिक्कत आती है, तो वो यस कर लेना इसे, ठीक है भैया हम सब पढ़ लिए हैं और हम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं। अगर आपने ओबीसी सेलेक्ट किया होगा तो इसमें आपको यस करना है, अदरवाइज ये चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल पूरी तरह से नहीं होगी। तो ये कर लेना, फिर आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा।